नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के दो ऐसे कम्युनिस्ट नेताओं के बारे में जिन्होंने पहले लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता तो हासिल की और सत्ता हासिल करने के बाद लोकतंत्र को ही कुचल दिया। दो ऐसे कम्युनिस्ट नेता जिन्होंने अपने देश में कम्युनिस्ट विचार, साम्यवादी विचार को थोपना शुरू कर दिया। एक देश तो ऐसा है जहां पे पिछले 2 दशक पहले लोकतंत्र स्थापित था और अब वहां पूरी तरह से वामपंथी तानाशाही आने वाली है। एक देश ऐसा है जहां पर वामपंथी तानाशाही को लाने का प्रयास वहां के मुखिया पूरी तरह से कर रहे हैं। ये दोनों कम्युनिस्ट नेता वर्तमान में अपने अपने देश के मुखिया हैं, साम्यवादी विचार से आते हैं और पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य अमेरिका के सबसे बड़े देश निकारागुआ की। निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा एक वामपंथी पार्टी से आते हैं और साम्यवादी विचार को थोपने के लिए कुख्यात हैं। हाल ही में नवंबर में हुए चुनाव में वो 5वीं बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इस चुनावों में जमकर धांधली देखी गई। वैश्विक मीडिया ने इसकी जमकर आलोचना की और पूरे विश्व के चुनावी पर्यवेक्षकों ने इस चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाया। यही कारण है कि अमेरिका ने डेनियल ओर्टेगा समेत उनकी पत्नी, वहां के उपराष्ट्रपति, वहां के बड़े अधिकारी समेत तमाम मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और डेनियल ओर्टेगा पर प्रतिबंध लगाने के बहुत से कारण हैं। डेनियल ओर्टेगा की वामपंथी गतिविधियां जिस तरह से हमने देखी है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि डेनियल ओर्टेगा ने आखिर ऐसा क्या कार्य किया कि उन्हें अब कहा जा रहा है कि जिस देश में 2 दशक पहले लोकतंत्र स्थापित था वहां पर अब कम्युनिस्ट तानाशाही आने वाली है। दरअसल डेनियल ओर्टेगा ने नवंबर में चुनाव होने से पहले जून के माह में 40 विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इसमें 7 नेता ऐसे थे जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। इसके अलावा तमाम मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रेस की आज़ादी छीनी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरह से कुचल दिया गया। साथ ही जो एक्टिविस्ट सड़क पर उतर रहे थे, जो पब्लिक सड़क पर उतर रही थी, जो असंतुष्ट नेता थे, उन सब का पूरी तरह से दमन कर दिया गया। निकारागुआ के राष्ट्रपति ने जिस तरह से 40 विपक्षी नेताओं को जेल में डाला था, उसे लेकर जो निकारागुआ के कानूनी कार्यकर्ता है उनका कहना था कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। उनका कहना था कि इन नेताओं को कुछ इस तरह से बंदी बनाया गया जैसे इन्हें अपहरण कर ले जाया जा रहा हो। वर्तमान में जैसे चुनावी धांधली की बात हो रही है निकारागुआ में, उसे लेकर पहले भी पर्यवेक्षकों ने अनुमान लगाए थे। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लैटिन अमेरिका के विश्लेषक गुंटर मेहोल्ड ने मीडिया से बात करते हुए पहले ही कहा था कि वर्तमान में निकारागुआ में जिस तरह की स्थिति है उसे लेकर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके अलावा निकारागुआ के जो पड़ोसी राष्ट्र है कोस्टा रिका, वहाँ के उपराष्ट्रपति ने जून के माह में एक लेख लिखा था। उन्होंने अपने लेख में कहा था कि निकारागुआ के वर्तमान राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा जिस तरह के कानून को पारित कर रहे हैं, जिस तरह के कानून को ला रहे हैं, तो ऐसे में निकारागुआ में किसी भी तरह से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। दरअसल ओर्टेगा, जो वहाँ के डेनियल ओर्टेगा वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कम्युनिस्ट तानाशाह हैं, उन्होंने वर्ष 1989 से अपने सत्ता का जो क्रम है उसे शुरू किया था। 1979 में तत्कालीन निकारागुआ के तानाशाह अनास्तासियो सोमोसा को सत्ता से बेदखल कर वो सत्ता में काबिज हुए थे। उस दौरान उन्होंने 5 सदस्यीय परिषद में सदस्य के रूप में निकारागुआ का नेतृत्व किया था। इसके बाद वर्ष 1985 से 1990 के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होकर सत्ता का नेतृत्व किया। इसके बाद लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बाद 2006 में डेनियल ओर्टेगा एक बार फिर सत्ता में लौटे। 2006 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने वही किया जो दुनिया भर में कम्युनिस्ट नेता सत्ता में आने के बाद करते हैं। उन्होंने पूरे देश पर साम्यवादी विचार थोपना शुरू किया, संविधान का उल्लंघन शुरू किया, राजनीतिक फेरबदल की और बड़े घटनाक्रमों के बाद 2011 में एक बार फिर वो राष्ट्रपति बनकर सामने आए। इसके बाद बड़े स्तर पर धांधली देखी गई। 2016 में चुनाव में वो फिर राष्ट्रपति बने
और अब वर्ष 2021 में 5वीं बार वो राष्ट्रपति बनकर सामने आए हैं। डेनियल ओर्टेगा को लेकर 2006 में, माफ़ कीजिएगा, डेनियल ओर्टेगा 2011 में जब राष्ट्रपति चुनकर आए थे, तब पड़ोसी राष्ट्र कोस्टा रिका के उपराष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि डेनियल ओर्टेगा को यदि अभी नहीं रोका गया तो वो मुगाबे बन जाएंगे। मुगाबे दरअसल जिम्बाब्वे के पूर्व तानाशाह रह चुके हैं, और उसी का उल्लेख करते, उसी का रेफरेंस देते हुए कोस्टा रिका के उपराष्ट्रपति ने इस बात को कहा था। तो वर्तमान में कोस्टा रिका की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि 2018 से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, असंतुष्टों को दबाया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। स्थिति यह है कि देश के करीब 90,000 से अधिक लोग पड़ोसी राष्ट्र कोस्टा रिका में शरण लिए हुए हैं। तो निकारागुआ की यह कहानी है, जैसे जहां पर 2 दशक पहले लोकतंत्र स्थापित था, वहां पर कैसे एक कम्युनिस्ट नेता ने सत्ता हासिल करने के बाद लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और अब वह देश पूरी तरह से कम्युनिस्ट तानाशाही का केंद्रित होने जा रहा है। अगले नेता का नाम है रोड्रिगो डुटेर्टे, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, साम्यवादी विचार के नेता हैं और अपने तानाशाही प्रवृत्ति के लिए कुख्यात हैं। उनका हाल ही में दिया गया एक बयान कुछ ऐसा है जो फिलीपींस में लोकतंत्र की जड़ें हिला सकता है। दरअसल फिलीपींस के वामपंथी राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने हाल ही में कहा है कि वह आने वाले समय में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। इस बयान के बाद फिलीपींस में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोकतंत्र समर्थक हैं, उन्हें अब चिंता सता रही है कि रोड्रिगो लगातार सत्ता में बने रहने के लिए अलग अलग हथकंडों को अपना सकते हैं। दरअसल वर्ष 1987 में बनाए गए फिलीपींस के संविधान के अनुसार वहां पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है, और उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष के लिए निश्चित है। लेकिन वहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं है और कोई नियम नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के चुनाव से बिल्कुल अलग तरीके से होता है। यही कारण है कि रोड्रिगो अब उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक मीडिया में बयान देते हुए कहा था कि मुझे अब अगले जो चुनाव होने वाला है, मुझे अब अगले उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार समझिए। दरअसल अगले वर्ष यानी 2022 के मई माह में भी उनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जो फिलीपींस का संविधान है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव लड़ता है वह उसके लिए कोई नियम नहीं है, और ऐसी परिस्थितियां जब बनती है कि राष्ट्रपति बीमार हो, राष्ट्रपति जब उस पद को निर्वहन नहीं कर सकता या उसकी मौत हो जाए, उस दौरान में उपराष्ट्रपति वहां का मुखिया बन जाता है, अर्थात राष्ट्रपति का पद संभालने लग जाता है। जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटेर्टे, उनके इस बयान के बाद यह समझा जा रहा है कि वह राष्ट्रपति पद पर बने रहने या सत्ता की लालसा के चक्कर में अब लगातार संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं। जिस तरह से हाल ही में घटनाएं सामने देखी गई है, उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, जैसे ड्रग वॉर के बारे में शायद कुछ लोगों ने सुना होगा या कुछ लोग नहीं जानते। उन्होंने ड्रग वॉर के चक्कर में पूर्वी एशिया, जो पूर्वी साउथ एशिया है, उसमें हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा जो फिलीपींस का सबसे बड़ा मीडिया ब्रॉडकास्टर था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, उसे बैन कर दिया गया। जितने असंतुष्ट नेता हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया। एक्टिविस्ट अपने जितने बाहर आ रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। साथ ही जिस तरह के उनकी नीतियां रही हैं, जो साम्यवादी नीतियां रही हैं, जो जनता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को कुचल रही है। उनके जो ड्रग वॉर की जो बात हमने की, ड्रग वॉर को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजकों ने ड्रग विरोधी अभियान के कारण उन पर बड़ी जांच की बात भी कही है। इस जांच के लिए 120 दिन का समय लिया गया है। हालांकि यह जांच अभी जारी है और इसके कोई भी रिजल्ट अभी सामने नहीं आए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पूर्व अभियोजक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शुरुआती जांच से ही यह पता चलता है कि ड्रग विरोधी अभियान के दौरान बड़े स्तर पर अमानवीय व्यवहारों को अंजाम दिया गया है।
इसके अलावा जिस तरह से साम्यवादी विचार में होता है कि सत्ता हासिल करने के बाद सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जाता है, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म किया जाता है, यही काम रोड्रिगो डुटेर्टे ने भी किया। उन्होंने जो लोकतांत्रिक संस्था है उनको कुचलने के साथ साथ वहाँ के जो असंतुष्ट नेता हैं उनको गिरफ्तार करने या उन्हें जेल में बंद करने के लिए एक नया कानून पारित किया जिसे आतंकवाद विरोधी कानून कहा गया। इस विवादास्पद कानून को लेकर वैश्विक आलोचना भी उन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन वह लगातार अपने विचारों और अपनी नीतियों पर लगे रहे और असंतुष्ट नेताओं के साथ साथ विपक्षी नेताओं को भी जेल में डालते रहे। वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ रिचर्ड हेडेरिनी का कहना था कि फिलीपींस की लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले ही कमजोर हो चुकी थी और इसकी वजह से रोड्रिगो को अब तानाशाही करने की छूट मिल रही है, और पहले से कमजोर पड़ चुकी व्यवस्था को रोड्रिगो ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। रोड्रिगो की सत्ता की लालसा को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी बेटी को ही उन्होंने प्रबल दावेदार के रूप में खड़ा किया है। जिस तरह से हमने इन दो नेताओं के बारे में बात की, इन दो कम्युनिस्ट नेता जिन्होंने अपने देश में लोकतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयास किया, इनकी बात की, इससे यह साफ साफ समझ आता है कि साम्यवादी व्यवस्था जहाँ पर भी जाती है, कम्युनिस्ट विचार जहाँ पर भी जाता है, वहाँ वह तानाशाही फैलाता है, वहाँ वह लोकतंत्र को खत्म करता है। और यही हमने चीन से लेकर, क्यूबा से लेकर, उत्तर कोरिया से लेकर, वियतनाम से लेकर और वर्तमान में निकारागुआ, और हमने इसी चीज़, और हम यही चाहते हैं कि इन साम्यवादी विचारों के बारे में, इन साम्यवादी जो क्या बोलते हैं तानाशाही प्रवृत्ति है, इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले, इससे अधिक से अधिक लोग इस बात को समझें कि यह विचार कैसे पूरे विश्व के लिए घातक है, पूरे विश्व के लिए खतरा है। द नैरेटिव के इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।